नमस्कार, मैं संदीप यादव। इंडिया इक्वालिटी में आपका स्वागत है। ये हमारा एक विनम्र प्रयास है, भारत की वंचित जनता के मुद्दों को पर बात करने की और उन मुद्दों को पब्लिक फोरम में डिस्कस करने का। इसलिए मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल की वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, वो मुद्दा जुड़ा हुआ है जाति की अस्मिता से। कैसे भारत के समाज में 21वीं शताब्दी में भी जाति एक महत्वपूर्ण रोल में है। 2 दिन पहले भारत की पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात शुरू की और उन्होंने हलवे का बजट में बनने वाले हलवे का एक मेटाफर रूपक प्रयोग किया और उस रूपक में उन्होंने कहा कि इस हलवे को बनाने में जितने भी अधिकारी हैं वो सभी उच्च जाति के हैं। उसमें केवल एक ओबीसी और एक एसटी है या बाकी सभी अपर कास्ट। उस तथ्य को लेकर तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए वो इतनी सीमा से बाहर चले गए कि उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को खुद अपनी जाति का पता नहीं है वो दूसरों की जाति पूछने चला है या जातियों पर बात कर रहा है। तो अगर राहुल गांधी उन्होंने जो व्यंग किया उनके ऊपर वो ये किया कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी थे और राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी थे जो एक पारसी थे और उनके पिता की जो माँ थी वो ब्राह्मण थी, वो थी इंदिरा गांधी। उनके पुत्र थे राजीव गांधी और राजीव गांधी की पत्नी जो है वो इटली की क्रिश्चियन महिला। इस तरह से राहुल गांधी तो एक तरह से देखा जाए तो भारत की जो आदर्श स्थिति है निलेशन कास्ट स्थिति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा बहुत साल पहले रैदास ने भी उस पर बात की थी। रैदास ने भी एक ऐसे बेगम पुरा की परिकल्पना की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ कोई गम नहीं होगा और गम का सीधा संपर्क जो है वो जाति के दम से भी है। इसीलिए रैदास ने कहा कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। मतलब कि जाति के भीतर जातियां हैं, जैसे कि केले के तने को आप छीलते रहिए तो उसके ऊपर एक परत के भीतर परत निकलती जाएगी। उसी तरह से जाति के भीतर जाति है। जाति बनाई ही इसीलिए गई है ताकि वो लगातार कई टुकड़ों में लोगों को बांट कर रखे और लोग जुड़ न पाए। तो राहुल गांधी तो अपने आप में एक प्रतीक है, एक अच्छी बात के प्रतीक हैं, एक सद्भावना के प्रतीक हैं, जाति के दम के तोड़ने के प्रतीक। इस स्थिति में जब उनके पुरखों ने एक अच्छा काम किया है तो उनके ऊपर इस तरह का एक बहुत ही अमानवीय आरोप लगा के एक तरह से बहुत ही खराब आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए अवधेश जी, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा ये जो आरोप अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर लगाया कि जिसकी जाति का ही पता नहीं उसका वो जाति पर बात करने चला है। तो क्या कोई अगर जाति में छोटा है, जाति में वर्ण संकर है या जाति संकर है, क्षमा करिएगा, तो क्या वो जाति पर बात नहीं कर सकता? ये क्या अपने आप में एक जातिवाद नहीं हुआ कि हम प्योर हैं और आप इम्प्योर हैं, आप मुझसे कम जाति के दम में आपकी पोजीशनिंग कम है। तो ये अपने आप में कहना एक विकृत जातिवाद का उदाहरण नहीं है अरुण जी? आप कैसे इसको देखते हैं और सोचते हैं? जी, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। जहां तक ये जो परसों प्रकरण हुआ अनुराग ठाकुर जी का, तो इसमें चेहरा भले ही अनुराग ठाकुर जी रहे हो, लेकिन पीछे से जो मंशा है ये पूरी बीजेपी आरएसएस की मंशा है। ये लोग पहले धर्म के नाम पे देश को तोड़ते रहे, अब जाति के नाम पे तोड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार का ये चुनाव हुआ था ये संविधान पे और जातिगत जनगणना पे चुनाव, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है उससे शुरू से ही खिलवाड़ करते रहे। आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, दलित हो चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, इनके तमाम जो आरक्षित पद है, इन पदों पे चोरी की जा रही है, उन पदों को नहीं भरा जा रहा है, सरकारी नौकरियां समय समय पर नहीं निकाली जा रही है, और इन्हीं सब को लेकर राहुल गांधी जी ने सोशल जस्टिस के लिए एक मूवमेंट तैयार किया, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं कि जब साहब व्यक्ति की यहाँ पर
हम लोग किस दिशा में पहुंच चुके हैं, 21वीं सदी का हम भारत बना रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, और अभी हमें यही नहीं मालूम है जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ किस व्यक्ति को मिल रहा है और किसे नहीं मिल पा रहा है। तो उस लाभ को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए जातिगत जनगणना होनी बहुत जरूरी है। और ये एक जेन्युइन सवाल था, इस सवाल पे बहस होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बीजेपी की मंशा नहीं है कि वो जातिगत जनगणना करवाए। अब इसके पीछे उनकी क्या साजिश है, इस बात को हम सब लोग भली भांति जान रहे हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि दलित और पिछड़े मुख्य धारा में रहे, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिशें जब से लागू हुई हायर एजुकेशन में, जब से ओबीसी का बच्चा और दलित का बच्चा पीएचडी करके ऊपर जा रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग सवाल से डरते हैं, ये लोग अपनी मोनोपॉली बना के रखना चाहते हैं। अभी भी आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है, 90% से ज्यादा वहां जज जो है वो एक वर्ग विशेष के हैं। आप हायर एजुकेशन में देख लीजिए, प्रोफेसर देखिए, आप कितने प्रोफेसर दलित और ओबीसी के हैं, गिनती के मिलेंगे आपको। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का सवाल राहुल जी ने उठाया कि कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दलित ओबीसी हैं। तो इसके लिए एक वो देखिए ना कि वो किस तरीके से अपने आप को नीचा गिराया अनुराग ठाकुर ने, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो भी संविधान के मंदिर में, जबकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शायद कोई नहीं करता है। और इससे भी बढ़ के देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने अनुराग ठाकुर को शाबाशी देते हुए ट्वीट भी किया, और वो वीडियो का वो हिस्सा ट्वीट किया गया जो लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया। वो हिस्सा प्रधानमंत्री जी तक किसने पहुंचाया, और उसको ट्वीट करने के पीछे प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या। आप इससे सीधा समझ लीजिए कि पीछे से बैक एंड पे सहयोग मिल रहा है। वो निश्चित तौर पे इस समय जो बीजेपी के सर्वे सर्वा लोग, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे आरएसएस के मोहन भागवत जी हो, इन लोगों का बैक एंड सपोर्ट मिल रहा है। और साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जी जैसे लोग, और इसके अलावा कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, एक बहुत लंबी लाइन है, कंगना ठीक है रनावत, स्मृति अरुणेश जी, जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली जो आरोप लगाए अनुराग ठाकुर ने, उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी ज्यादा जातिवादी है, और उनकी उनकी जो सोच है वो बड़ी ही विपरीत है। क्योंकि अगर आप किसी को जाति के आधार पर, वो कह रहे हैं कि जिसकी अपनी जाति का पता नहीं, वो ये इशारा कर रहे थे कि राहुल गांधी की माँ क्रिश्चियन है और पिता पारसी, क्योंकि जाति जो भारतीय जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसमें जाति पिता की ली जाती है। महिलाओं को तो ऐसा माना जाता है कि सारी महिलाएं शूद्र हैं। तो उस स्थिति में राहुल गांधी का पिता पारसी हुआ और माँ क्रिश्चियन। तो वो व्यंग जो था वो उनके इस धार्मिक उनकी जो माँ बाप की कैटेगरी है उसके ऊपर था। ये बहुत ही अपमानजनक है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, वो दूसरे की जाति को लेकर इतने अमानवीय टिप्पणियां कर रहे हैं। इस पर मैं आपकी राय कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में? तो देखो अनुराग साहब, ठाकुर के बयान को कैसे देखते हैं? आप इसमें आरएसएस की मंशा समझो ना। ये लोग तो शुरू से ही जाति में देश को बांटते रहे हैं। इसमें अनुराग ठाकुर ने कोई नया काम नहीं किया है सर। अनुराग जी ठाकुर ने निश्चित निश्चित तौर पे ये कहने की कोशिश की है कि राहुल गांधी जी पारसी और क्रिश्चियन मिल के अब उनकी जाति क्या होगी या उनका धर्म क्या होगा, जबकि सवाल ये होना चाहिए था कि आप साहब जातिगत जनगणना करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, उस पे इन्हें जवाब देना बिल्कुल चाहिए। सवाल यही था, और सवाल ये यही था, तंज मार लेकिन रहे उस हैं सवाल को कि साहब, हाँ, ये तंज जी मार रहे हैं कि जी साहब अरुणेश जी, मैं सवाल वो आपसे कर रहा है जिसकी जी मैं जी वापस आपसे जुड़ता हूँ। मैं चलूंगा हमारे साथी जो वरिष्ठ साथी हैं जिनकी किताब है मंडल कमीशन पर, मैं उनसे एक सवाल जानने की कोशिश करूंगा कि ये राहुल गांधी का जो पार्लियामेंट में एक सवाल था, वो था जातिगत जनगणना को लेकर, और बीजेपी ने उसको जानबूझ के लपेट के एक तरह से ऐसे उसको प्रेजेंट किया ताकि उसमें जातिगत जनगणना का सवाल खो जाए, और बीजेपी उसको एक जातिवादी सवाल बनाकर उस पर माइलेज ले ले या एक पॉलिटिकल गेन करे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं चंद्रभूषण जी? आपको क्या लगता है कि यही बात है या बीजेपी वास्तव में ईमानदार है?
जय भीम, जय मंडल। देखिए, सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा इस बात के लिए राहुल गांधी जी को कि जो अभियान बाबा साहब अम्बेडकर से लेके हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उन्होंने जो अभियान चलाया समाज में समता का, तो समता तभी आएगी जब जातियां टूटेंगी, जब जाति खत्म होगी। और इस मामले में हम सभी लोग अभी जातियों को पकड़े हुए हैं। हम लोग चाहे जितने भी प्रगतिशील हो जाएं, बन रहे हों, बोल रहे हों, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं हमारे शरीर से, हमारे विचार में, हमारे कर्म में जात चिपकी हुई है। लेकिन इस बात के लिए मैं राहुल गांधी जी को और राहुल गांधी जी के पुरखों को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस देश के अंदर न केवल जाति को तोड़ा है, बल्कि जो धर्म की सीमा है, उस धर्म की सीमा को भी तोड़ा है। पंडित नेहरू ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी कमला नेहरू ब्राह्मण, वो भी उच्च कोट के कश्मीरी ब्राह्मण थे, कौल ब्राह्मण थे। और कौल ब्राह्मण की बेटी इंदिरा गांधी जी ने पारसी से शादी किया और उस पारसी और ब्राह्मण दो के संयोग से राजीव जी और संजय जी पैदा हुए। और इन दोनों लोगों ने फिर केवल जाति नहीं तोड़ा, फिर धर्म तोड़ा। राजीव जी ने ईसाई महिला से शादी किया और संजय जी ने सिख महिला से शादी किया। तो ये जो छटपटाहट है या जो बिलबिलाहट है, ये जो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने वाले लोग हैं, ब्राह्मणवाद की जो पोषक लोग हैं, उनके अंदर है कि इस देश के अंदर एक ऐसा नौजवान जिसने केवल जाति नहीं तोड़ा, जिसके पुरखों ने जाति और धर्म दोनों की सीमाओं को तोड़ दिया। और अनुराग ठाकुर से मैं कहूंगा कि इनकी जो पार्टी है अब एनडीए के संयोजक हुआ करते थे जार्ज फर्नांडिस जी। और हम लोग जार साहब समाजवादी नेता थे, हम लोग जार साहब के भाषण कराए, भाषण सुने, तो जार साहब बड़ा फक्र से कहते थे सभाओं में भाजपा पर तंज कसते हुए कि मैं ईसाई, मेरी पत्नी मुसलमान, मेरा बाप ईसाई, मेरी माँ हिंदू और मैं हूं असली हिंदुस्तान। ये जार साहब कहते थे कि मेरी माँ हिंदू थी, मेरा बाप ईसाई, मैं ईसाई, मेरी पत्नी मुसलमान, मैं हूं असली हिंदुस्तान। ये जार साहब हर सभाओं में कहते थे। ये अनुराग ठाकुर जिसके पुरखे थे एक तरह से और एनडीए को मजबूत बनाने का काम किया जार साहब, क्या जार साहब से सवाल ये पूछ सकते थे कि आपकी जाति कौन सी है? तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और इनकी अब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि इनके अंदर जो छटपटाहट है वो इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी जो ब्राह्मण कुल में इनके पुरखे पैदा हुए और आज की तारीख में राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं, इस बात पर लड़ रहे हैं कि इस देश में जातिवार जनगणना कराई जाए। मंडल कमीशन में बीपी मंडल साहब ने भी इस बात को कहा था कि इस देश के अंदर जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जिसकी कांसीराम साहब से लेकर अम्बेडकर साहब से लेकर जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए। और आज की तारीख में अगर कहीं कुछ पिछड़ों को आर्टिकल 340 के तहत देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि इनकी आबादी का पता ही नहीं कि इनको किस तरीके से भागीदारी दी जाए। तो आबादी हमारी कितनी है इसको पता करने के लिए जब तक आप जाति नहीं गिनेंगे तब तक पता नहीं चलेगा हमारी आबादी कितनी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हमारा जो अधिकार है जो ये देना नहीं चाहते हैं और इनको इस बात की छटपटाहट है कि राहुल गांधी इस देश की एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद आज की तारीख में जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा को भी किनारे कर दिया जाए तो निस्संदेह इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने ये एजेंडा बनाया है जो कांग्रेस पार्टी कभी मनुवाद की पोषक रही है, वो कांग्रेस पार्टी आज सामाजिक न्याय की बात कर रही है और उसका नेता राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। इसलिए इनके अंदर सबसे अधिक छटपटाहट है और इस जाति के सवाल को छिड़ रहे हैं। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो व्यक्ति अपने को बैकवर्ड कहता है इस देश का प्रधानमंत्री, वो कितनी निकृष्ट सोच है उसकी कि वो लोगों से अपील कर रहा है कि अनुराग ठाकुर के भाषण को आप सुनिए। मतलब डिफेंड कर रहा है अनुराग ठाकुर के उन बातों को जिसको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया और वो आदमी कह रहा है इस देश का पिछड़ी जात का तथाकथित प्रधानमंत्री कह रहा है कि अनुराग ठाकुर के भाषण को सुना जाए। इसलिए कि आरएसएस चिपका हुआ है उसके जेहन में, उसके पूरे जिस्म पर आरएसएस चिपका हुआ है। आरएसएस का मतलब मनुवाद और ब्राह्मणवाद होता है। तो इसलिए इनको छटपटाता है कि राहुल गांधी एक न एक दिन इस देश के अंदर जातिवार जनगणना कराने की जो मुहिम है वो उसके साथ जो इस देश की जो सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो विभिन्न पिछड़े वर्गों के लोग जिसकी हिमायत करते हैं, उन सभी लोगों से साथ मिलकर के इस देश में एक दिन अगर जातिवार जनगणना हो गई तो बिहार की तरह इनकी कलई खुल जाएगी, इनका खुलासा हो जाएगा और इस देश के अंदर नए सिरे का आंदोलन शुरू होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। धन्यवाद।
मैं चलूंगा मुंबई, हमारे साथी शिवशंकर सिंह सूद जी जुड़े हुए हैं। शिवशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जिनकी परिवार की विरासत जाति को तोड़ने का उसका एक विरासत है, उसको एक तरह से उसकी जाति पर कमेंट करके कितना एक तरह का एक दम्भ वाला एक स्टेटमेंट वक्तव्य दिया है अनुराग ठाकुर ने, और प्रधानमंत्री ने उनकी वीडियो को सुनने का आग्रह करके ये बताया है कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, वो एक कास्ट सुप्रीमेसी को मानने वाली पार्टी है। क्योंकि राहुल गांधी तो देखा जाए तो एक तरह से संत रैदास के सपनों को साकार कर रहे हैं, वो तो बसवन्ना के सपनों को साकार कर रहे हैं, जो जिन्होंने कहा कि जाति जब तक टूटेगी नहीं तब तक भारत महान और विश्वगुरु नहीं बन सकता है। तो राहुल गांधी की तो विरासत उनके पिता माता दोनों अलग अलग धर्मों के हैं। सही कहा चंद्रभूषण जी ने, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं और इनको तो ये समझना चाहिए कि उनकी जाति ही नहीं, उनका धर्म दो अलग अलग धर्म है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। तो बजट के स्वागत करने के लिए बीजेपी क्यों हमलावर है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। और हमलावर होना क्या उनका वाजिब है, जायज है या नाजायज है? सर अपने को अनम्यूट कर लें सर जी। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। देखिए, चंद्रभूषण साहब ने तो ऑलरेडी इसके पूरा मेरी डिटेल बता दिया है परिवार के बारे में, शादी विवाह के बारे में, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चीज जरूर जानता हूँ कि भारत जो है जाति प्रधान देश से हजारों साल से रहा है, और इस जाति प्रधान देश के कुंठा से जो इंसान जो जितना जात से बाहर निकला है, मैं ये मान के चला हूँ कि जात से, धर्म से या किसी भी तरह के वर्ग से जो इंसान जो जितना बाहर निकल गया वो उतना ही महान पुरुष बनता है और बनने के लायक भी होता है। जो जितना इसमें जात पात में घुलिल रहता है, जितना मतलब इसके अंधकार में चाहे से कुंठित मानवतावादी कुंठित भावना में जात का, तो उतना ही नीच और निष्क्रिय आदमी होता है। एक राजीव गांधी राहुल जी के परिवार के बारे में तो इसीलिए तो कांग्रेस भी जो है इतने सालों का सफल होती रही कि उस परिवार का कोई जात ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए वो परिवार को हर आदमी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हर आदमी उसको अपना समझ लेता है। यही कारण था कि इतने सालों तक जो है कांग्रेस जो है एक अच्छी तरह से राज करते आ रही थी। और ये भी आज बता देता हूं कि जिस तरह से राहुल इस समय जो है जो सामाजिक न्याय और आपके मंडल की, चाहे आपके संविधान की बात लेकर चल रहे हैं, ये भाजपा के अंदर बहुत बड़ी बौखलाहट है। अब ये जान लीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी सैकड़ों जाति आपस में है, लेकिन वो दोनों सब भूल करके एक दूसरे से जात पात करके एक बड़ बन गए हैं। ब्राह्मण भी हजारों जातियां बड़ बन गया है, क्षत्रिय हजारों जातियां बड़ बन गया है, आपके ये बनिया के भी ऐसा ही है। सब आप एक कुरी में शादी करके और सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों मिलकर एक सवर्ण बनकर के आप देश पर कब्जा करना चाहते हैं। आज जो है शूद्र जो 6000 जातियां हैं, और उनमें मालूम है बखलाहट क्यों हो रही है कि शूद्र में भी अब जात को छोड़ करके लोग अंतर जाति विवाह, आपस में भाईचारा, आपस में एक दूसरे के साथ रहन सहन, खाना पीना, इवन भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, एससी एसटी और ओबीसी के बीच में ये बढ़ता जा रहा है। इससे उनको और बौखलाहट हो रही है। और ये जो उनको बौखलाहट जो है जात के कहने का नहीं है, उनके ऊपर जात का राहुल गांधी को जो कमेंट्स किया गया है वो तो सच कहे तो जाति जनगणना के कारण किया गया है। जाति जनगणना की बात तो उठा रहे इसलिए उन पर व्यंग कसा गया है। वैसे उस महान आदमी को तारीफ करनी चाहिए कि ना धर्म को मानता है, ना किसी जात को मानता है, किसी तरह से। बीजेपी जातिगत जनगणना से इतना घबराती क्यों शिवशंकर जी? इसलिए घबराती है कि अब उनको मालूम पड़ जाए। अभी तक तो था कि 3%, 4%, 5% ब्राह्मण लोग हैं, पूरे देश पर कब्जा किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, या व्यवस्था में भी, और साथ साथ हर क्षेत्र में, शिक्षा हुआ, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, चाहे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हुआ। तो वो उनको बौखलाहट है कि जिस दिन मालूम पड़ जाएगा तो लोगों में चेतना फैल जाएगी, जागृति आ जाएगी। हर आदमी, हर जात के लोग पूछने लगे भाई हमारा कहाँ इसमें अधिकार है, हमारा कहाँ भागीदारी है। उनको बौखलाहट इसकी, आज तक तो इस पर कोई सोचता ही नहीं था। एक समय बता दूं कि यही 40-50 साल 100 साल पहले
ब्राह्मण को ही लोग सब कुछ समझते थे, वो अपना गुरु भी मानते थे, उनको मतलब हर तरह का अपना मालिक भी समझते थे, जो कह दिया वही है, इसलिए कोई सवाल नहीं उठाता था। लेकिन अब क्या है, अब जैसे जैसे चेतना आ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, लोगों में सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी आ रही है, तो हर आदमी अपने अधिकार को, अपने वर्चस्व को, इवन देन ब्राह्मण के वर्चस्व को भी अब नकारना शुरू कर दिया लोगों ने। सवाल पूछना शुरू किया, भाई तुम उच्च कैसे, मैं नीच कैसे। अब ये सब बौखलाहट देख करके भाजपा के अंदर बौखलाहट है, इसलिए उन्होंने जात की बात उठा दिया है। जात की बात जो है एक्चुअली सच के तो तारीफ करने की जगह उसने व्यंग कसा है, क्योंकि राजीव गांधी ने जाति जनगणना के ऊपर बात उठा दिया, इसलिए वो व्यंग है, बहुत बड़ा व्यंग कसा है। और फिर से इसको, हमें तो लगता है कि इसको फिर से जो है पॉलिटिकल क्षेत्र में और उठाने की बात पर सोच करके उन्होंने इस सवाल को उठाया है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो शूद्र समाज है, जो 85% जिसको कहते हैं SC ST OBC, एक्चुअली संवैधानिक रूप से तो अब 3 भागों में बांट दिया गया संविधान। और यही नहीं, जाति तो संवैधानिक रूप से भी मान्यता प्राप्त है भाई ना, उसी के आधार पर तो रिजर्वेशन मिल रहा है SC को, ST को, OBC को। इसमें उस तरह का सवाल करना जो है सच के तो बहुत बड़ी, हम तो करेंगे अनुराग ठाकुर की बहुत बड़ी बेवकूफी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेवकूफी भरा सवाल था, वो भी संसद में। बाहर बोलते तो कोई बात नहीं, संसद के अंदर बोला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा बेवकूफी भरा सवाल है, इसकी निंदा होनी चाहिए, बस यही कहते हैं। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। कबीर ने कहा था, कबीर ने जाति के दम पर कमेंट करते हुए कहा था, तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। मतलब तुम जो अपने को श्रेष्ठ मानते हो, जो हमारे शिवशंकर सिंह सूत्र ने कहा कि ये जो श्रेष्ठ और निम्न की जो बाइनरी है, जो हायरार्की है, क्षमा करिएगा, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, वो झूठी है। कबीर ने यही कहा, तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। तुम जो अपने को कहते हो कि मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी के तन से पैदा हुआ हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहीं और से पैदा हुए हो जहाँ से लोग पैदा होते हैं। तुम भी तो उसी स्त्री जिसको सभी शूद्र मानते हैं, वहीं से, उसी की योनि से पैदा हुए हो। कैसे तुम श्रेष्ठ हो गए और दूसरा निम्न कैसे हो गया। ये कबीर का सवाल है, मेरा सवाल है। लेकिन मेरा जो सवाल है डॉक्टर देवेंद्र से, कि डॉक्टर देवेंद्र आप चूंकि डॉक्टर हैं, तो आपके जो मेटाफर्स हैं वो बीमारियों के जी, आपके रूपक जो होते हैं वो बीमारियों के होते हैं। आप अपने को फिलहाल म्यूट कर लीजिए, मैं अभी जब सवाल पूरा कर लूंगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर देवेंद्र। ठीक, मेरा सवाल यही है कि जाति कैसे भारतीय समाज का कैंसर है। कैसे जाति जो, जैसे कैंसर में जब सेल्स की ग्रोथ होती है और शरीर को बर्बाद करने लगती है, वैसे ही कैसे जाति व्यवस्था और जाति भारत को के विकास में एक बाधक है। कैसे आप देखते हैं और इसके उन्मूलन के क्या रास्ते हैं। बाबा साहब ने तो कहा कि एनालिसिस ऑफ कास्ट, लेकिन मुझे लगता है कि ये जाति का जो नेटवर्किंग है वो कम होने की बजाय और बढ़ता गया है। कास्ट जो कनेक्शन है वो लगातार बढ़ता गया। मसले पर आपकी जो राय है उसको मैं जानना चाहता हूँ, कैसे आप देखते हैं इसको? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ओबीसी, जय मंडल। संदीप जी, जैसा कि संसद में 2 दिन पहले ये घटना हुई, वो सिर्फ राहुल गांधी की तरफ इशारा जो नहीं था, जो है वो पूरे जो पीडीए का फार्मूला चला है इस चुनाव में, जो है ये उसकी तरफ इशारा था। और ये इतिहास में अगर हम थोड़ा चले, जो है कि जिस जातिवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और संत राम BA प्रजापति जी ने एक फार्मूला दिया था कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, जो है उसी अंतरजातीय विवाह के तहत ये अनुराग ठाकुर जो है राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि मतलब कि किस जाति के हैं। और जातीय अपमान का मुद्दा तो ये आज का है नहीं, हमारे पुरखे हैं, जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज हुए और भीमराव अम्बेडकर जी हुए, सावित्रीबाई फुले हुई, जो भी बीपी मंडल हुए। बीपी मंडल को तो यहाँ तक कह दिया गया कि जो है कि शूद्र अगर जो है मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग लगेगी जो है। तो बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि इनके दिमाग में बैठ गया है कि ये जो पीडीए है ये नीच जात के लोगों का है।
ये यादव के द्वारा बनाया गया है। यादव को बहिष्कृत करो, यादव मजबूत जाति है, यादव को दबा लोगे तो सब कुछ संभव है। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी जो शक्तियां हैं जो है, ये जिन्होंने जातियां बनाई, आज वो जातिगत जनगणना कराने से डरती हैं जो है, इसलिए क्योंकि उन्हें पता हो जाएगा कि जो मजबूत जातियां हैं पीड़ित समाज की, वो हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। जो आज सत्ता तक सीमित है, वो कल हमारे अधिकारों तक जो है चली जाएंगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया में एक राज्य है सिएटल, वहां पर जातीय भेदभाव के खिलाफ जो कानून बना दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। कैलिफोर्निया राज्य है, सिएटल जगह है, कैलिफोर्निया जी हाँ, कैलिफोर्निया राज्य में जो है ये जातीय भेदभाव के खिलाफ एक कानून बना दिया गया है, जो कि यहाँ पर अभी तक नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया है, ये भी समझने की बात है, क्योंकि जातीय भेदभाव अगर का कानून अगर बन जाएगा, जातियां समाप्त हो जाएंगी, तो लोग अपने से छोटी जाति को अपमानित कैसे करेंगे जो है। और जब लोग अपमानित करते हैं तो इसी अपमान की प्रतिक्रिया में वो फिर जाति हिंसा होती है। चाहे गुजरात का ले लीजिए ऊना कांड, चाहे कानपुर हो गया जो है, चाहे ये रोहित बुरनोला के ले लीजिए, चाहे ब्रजेश प्रजापति श्रावस्ती जी को ले लीजिए, ये सभी एक जात के शिकार हैं, जातिवाद के शिकार हैं। तो हमारी सिर्फ दो लाइन कहूंगा, और इतनी नफरत भेदभाव दिलो दिमाग में रखकर हम चले हैं विश्व गुरु बनने इस 21वीं शताब्दी में। इतनी घटिया सोच और समझ ये सिर्फ सवर्णवादी मानसिकता हो सकती है, बस और बस। संदीप जी जमीन जी धन्यवाद। अवधेश जी, मैं 1 मिनट में अपने को म्यूट कर लें। देवेंद्र जी, अवधेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता और नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं खास करके कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस ने लंबे समय तक ओबीसी की, चाहे जातिगत जनगणना हो चाहे ओबीसी के अधिकारों के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और आज राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आज कई ट्वीट किए हैं बीजेपी के नेता ने कि चाहे वो कालेलकर कमीशन हो चाहे वो मंडल कमीशन हो, हमेशा भी कांग्रेस उसके खिलाफ थी। बस 2007 में अर्जुन सिंह ने केंद्रीय सरकार की नौकरियों में जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस थे उसमें रिजर्वेशन लगाया। अदरवाइज कांग्रेस का ओबीसी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, कहीं कोई उसके लिए उसने काम नहीं किया। तो वो कम से कम बड़ी बातें ओबीसी को लेकर ना करें। अरुणेश जी सर, हम सब लोग जानते हैं कि जो अधूरा सच है वो खतरनाक होता है। आप सब लोगों को बेहतर पता है जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी तो उसका खुल के विरोध कौन कर रहा था, मंडल लेके कौन घूम रहा था? आडवाणी जी। देश भर में उन्होंने आंदोलन करवाए। अब अगर हम अपने ओबीसी को लेके बात करें, अगर मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूं, तो जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई थी उससे पहले मध्य प्रदेश में सीएम हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी। उन्होंने मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी आरक्षण लगा दिया था, जो कि अब भी उतना ही है। बीच में कमलनाथ जी ने उसको बढ़ा के, जब वो 18 महीने 15 महीने उनकी सरकार रही थी, तो बढ़ा के उसको 27% किया था, जिसको ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर दोबारा 14% कर दिया। इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तो हायर एजुकेशन में भी ओबीसी आरक्षण लगाया गया। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो 2011 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सेंसस करवाए गए थे तो उसमें जाति का भी कॉलम था। वो आंकड़े उस समय कई आंदोलन चले थे, आप लोगों को मालूम है, आना आंदोलन था और तमाम तरह की वो चीजें चलती रही, तो वो आंकड़े उस समय सार्वजनिक नहीं हो पाए थे। तो मेरा तो आपके माध्यम से ही अनुरोध है बीजेपी से, अगर आपको लगता है कि हम लोग ओबीसी के जो है ऐसी नहीं है, तो आप लोग एक काम कीजिए कि जो पुराने आंकड़े हैं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे सेंसस हुए थे, उसमें से कास्ट के आंकड़े आप लोग सार्वजनिक कर दीजिए। और जो तमाम चीजें जो रह गई हैं ओबीसी को लेके, जो इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितने सरकारी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं,
जुडिशरी में जो पद है, ब्यूरोक्रेसी में वो जितने भी पद है उनको भी बहाल कर दीजिए। और दूसरा, निजी क्षेत्रों में भी आप आरक्षण लगा दीजिए। जो काम अगर लगता है इन लोगों को कि कांग्रेस नहीं कर रही थी या कांग्रेस नहीं करना चाहती थी, तो आप जितने राज्यों में आपकी अभी सरकार है, सभी राज्यों में आप कम से कम पहले 27% आरक्षण लगा दीजिए। जहाँ भी नहीं है 14% है, कई राज्यों में, सब जगह 27%। जी, मैं आपका उत्तर समझ गया। मैं चंद्रभूषण जी के पास चलूंगा और एक जल्दी से, हमारे सवाल का बहुत समय हमारा समाप्त हो रहा है चंद्रभूषण जी। अगर कांग्रेस बदल गई है, राहुल गांधी, जी मेरी आवाज आ रही है? अगर कांग्रेस पार्टी बदल गई है और राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि मैं जातिगत जनगणना करूंगा और न्याय करूंगा, उन्होंने कहा, नारा दिया था 2024 के चुनाव में, गिनती करो, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि बीजेपी से आने वाले प्रधानमंत्री वो अपने को खुद ओबीसी क्लेम करते हैं और ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने 2018 में खुद कहा था कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन वो ओबीसी का खुद को क्लेम करते हैं और उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी अगर अपने को ओबीसी आइकन के रूप में क्लेम करते हैं, तो ओबीसी को राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ चंद्रभूषण जी। जी, ऐसा नहीं है, ओबीसी जुड़ रहा है। जहां भी इंडिया गठबंधन ने काम किया है, दो चीजें अभी भी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी जी, अभी आपने देखा कि जब राहुल गांधी जी जातिवार जनगणना की बात कर रहे थे, तो इनकी पार्टी के आनंद शर्मा ने बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा था और इसका प्रतिवाद किया था। तो आनंद शर्मा जैसे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी भरे पड़े, और ये चुनौती अंदर भी है राहुल गांधी जी को। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जी की मंशा ठीक है। अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उन्होंने जो चर्चा किया था चुनाव के पहले, उसमें मैं मौजूद था। मुझको लगा कि कोई ओबीसी लीडर का भी, किसी ओबीसी लीडर का भी कंसेप्ट उतना क्लियर संविधान पर या आरक्षण पर या जातिवार जनगणना पर नहीं है जितना राहुल गांधी का है। ये उनके भाषण को सुनने के बाद मुझको लगा, और उसमें सवाल भी उठा कि ठीक है, आज आप बोल रहे हैं, जब आप सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के बाद क्या आपकी विचारधारा बदल तो नहीं जाएगी? और मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा लेख 2010 के आसपास, जब जातिवार जनगणना और इन सारी चीजों पर चल रहा था, तो विजयवाड़ा यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था। वहां के छात्रों ने उनसे आरक्षण पर सवाल किया था, और आरक्षण के सवाल पर राहुल गांधी जी का ये बयान था कि आरक्षण की अवधारणा एक बीमारी है, इसके इलाज की आवश्यकता है। इस पर बहुत लंबा चौड़ा पत्र मैंने राहुल गांधी जी को लिखा था। वो मेरी एक किताब जो सम्यक प्रकाशन से कृष्ण सूर्य असुर है, उसमें वो लेख भी छपा हुआ है, वो पत्र भी छपा हुआ है कि सुनिए राहुल गांधी। तो 2010 का राहुल गांधी और 2024 का राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि देश देखने के बाद, देश घूमने के बाद, पदयात्रा करने के बाद, और पूरे देश के अंदर जो 85% आबादी है, जो उसकी स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो रहन सहन, खान पान, जो जीवन स्तर है, उसको देखने के बाद मैं समझता हूं कि 2010 का राहुल गांधी 2024 में बदल गया। और आज की तारीख में निश्चित राहुल गांधी के अंदर वो जो 85% लोगों की भावनाएं हैं, या जो 85% लोगों की जो चाहत है, वो राहुल गांधी की विचारधारा के अंदर है। और इसी की देन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में हम जो करिश्मा नहीं कर पाए, बहुत क्लियर कंसेप्ट, संविधान रैली, आरक्षण रैली, संविधान यात्रा, आरक्षण यात्रा, तमाम चीजें वहां तेजस्वी यादव जी ने निकाला, लेकिन वहां पर वो सफलता नहीं मिल सकी जो सफलता संविधान को लेकर और जातिवार जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के साथ मिलकर के किया। और उसका जो असर पड़ा, उसका असर हुआ कि 240 पर बीजेपी सिमट गई। जो 400 की बात कर रही थी, वो स्पष्ट बहुमत भी नहीं पा पाई। तो ये राहुल गांधी जी के ऊपर और इंडिया गठबंधन के ऊपर इस देश के पिछड़ों का, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के पिछड़ों का विश्वास है। और उसी विश्वास की देन है कि यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी, और यहाँ पर बीजेपी जो है, जो कह रही थी कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, वो पिछला रिकॉर्ड भी नहीं दोहरा पाई। तो इसमें कोई संशय नहीं है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी आगे बढ़े इसी तरीके से। हमारे मुद्दों को हम जो कहते हैं, तो हम तो पीड़ित लोग हैं, हम पिछड़ी जात में पैदा हुए हैं, तो पिछड़ी जात की पीड़ा हम समझते हैं। लेकिन हमारी पीड़ा को अगर कोई वह व्यक्ति जो पिछड़ी जात में नहीं पैदा हुआ, अगर वह पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा है और उसकी आवाज उठा रहा है,
तो अभिनंदन योग्य है। हम अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए राहुल गांधी जी का। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, धन्यवाद। मैं शिवशंकर जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अभी जातिगत जनगणना की बात कर रही है, ओबीसी को हिस्सेदारी की बात कर रही है, लेकिन वही कांग्रेस जहाँ जहाँ वो सत्ता में, चाहे वो कर्नाटक हो, वहाँ उन्होंने जाति का सर्वे कर लिया, उसके आंकड़े रिलीज नहीं कर रहे। दूसरा, उन्होंने तेलंगाना में सरकार बना ली है, वहाँ वो जातिगत जनगणना नहीं कर और झारखंड में भी सरकार है, ये सरकार में थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये नहीं कर पाए। तो जनता लगातार ये सवाल पूछती है कि पार्टी के संगठन में आपके कितने ओबीसी हैं? आप बातें तो बहुत दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के संगठन में बड़े पदों पर कितने आपके जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, मतलब ओबीसी और एससी पार्टी जातियों के। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भय है कि जो ये राहुल गांधी जी एक तरह से नए मसीहा बन रहे हैं ओबीसी के, वो उसमें लोगों में एक भय भी है, ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा है। इस पर आप इस बात को आप कैसे देखते हैं? अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी के अंदर जो बदलाव हो रहा है, ये राहुल बहुत ही तारीफ के लायक है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये हम तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी पहल भी है और उसका स्वागत जो है हर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उनके साथ जुड़ के मिलना चाहिए, रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये भी चाहता हूं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि जैसे ब्राह्मण अपने एक साथ एकजुट है, क्षत्रिय एक साथ एकजुट है, वैश्य एक साथ एकजुट है, अगर ये पीडीए की तरह से हमारे जो है, चाहे वो जितनी भी पार्टियां हैं, इसे एससी एसटी ओबीसी से भाजपा के छोड़ करके ये लोगों के शूद्र की मानसिकता पर, शूद्र को एक करने की मानसिकता, शूद्र को वर्ण से जात में कन्वर्ट करने की मानसिकता पर अगर ज्यादा जोर देंगे तो भाजपा के तो दिल्ली खराब हो जाएगी। एक बात मैं जानना चाहता हूँ शिवशंकर जी आपसे कि देखिए, जाति का नेचर है अपवर्ड मोबिलिटी। जैसे जब यादव महासभा बनी तो अपने को क्षत्रिय क्लेम करते थे, उसी तरह से हर जाति अपने को हायरार्की में ऊपर बताती है। इसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि ये 6 मंजिला इमारत है, हर कोई ऊपर जाना चाहता है हायरार्की में, वर्ण व्यवस्था के क्रम में, जाति के क्रम में। तो इस स्थिति में ये संवेदनशीलता लोगों में एडुकेशन के कैसे आएगी कि भाई नहीं, एकता जरूरी है और हम वंचित वर्ग से हैं और हमारा वर्ग वंचित है। जाति का जमात में बदलना तब तक कैसे संभव, जब तक संपूर्ण माने एजुकेशन नहीं होती और सांस्कृतिक एकता नहीं। नहीं, बहुत संभव है। मैं तो कह रहा हूँ कि संभव है। देखिए क्या हुआ है कि अनर्गल दुष्टता के रूप में किसी भी तरह से संभव है, कैसे संभव? नहीं, संभव है। थोड़ा सा एजुकेशन की और ज्ञान देने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि जो जात के हायरार्की में जो नीचे से ऊपर तक एक दूसरे को ऊंचा और छोटा बड़ा जो बनाया गया है, उसको हमें तोड़ने की जरूरत है। हमें ये कहना है कि भाई जो जितना निचले पायदान पर रहा है वो उतना ही उच्च और महान रहा है, वो रिसर्चर रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहा है, प्रोडक्शन करता रहा है। ये मैं अब समझाने की कोशिश, देखिए हमारे शूद्र मिशन, गर्व से कहो शूद्र जो मिशन में चला रखा है, उसमें मेरा यही कहना है कि भाई अगर आप जितनी भी जातियां हैं शूद्र वर्ण की, जो हम जिसको कि 6000 बोलते हैं, ये सब कर्म करने वालों को शूद्र कहा गया है। जो रिसर्चर रहे उन्हीं को शूद्र कहा है, जो प्रोडक्शन करता है उन्हीं को शूद्र कहा गया है। हम एक सिंपल उदाहरण कहते हैं, जैसे चमार का लड़का है, अगर 10-12 साल, एक मिनट कहने दीजिए, हमें कहने दीजिए, इसमें कहने दीजिए कि अगर वो 10-12-15 साल का चमड़े पर रिसर्च नहीं करता, इंजीनियरिंग नहीं करता जूते पर, तो आपके पैर को सुख कैसे मिल सकता था? तो आदमी पैदाइशी रिसर्चर है ना भाई, प्रोडक्शन करता है ना। आज जितनी बिल्डिंगें हैं, कल है, कारखाने हैं, 200-300 साल पहले आपके ये कुम्हार जो थे, लोहार थे, बढ़ई थे, कारीगर थे, बुनकर थे, सब रिसर्चर थे ना भाई। ये प्रोडक्शन करता थे, इंजीनियर थे, टेक्नीशियन थे। जो निठल्ला रहा है, परजीवी रहा है, ढोंगी रहा, उसी को किसी तरह से अनर्गल झूठ बोल करके उनको उच्च बना दिया, और जो इंजीनियर रहा, प्रोडक्शन करता रहा, रिसर्चर रहा, उसी को आपने नीच बना दिया। इसको हमें बदलना है। आज तक कहता नहीं था इस चीज को, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप सिलेबस में इसको डाल दीजिए, हाई स्कूल, इंटर,
देखिए जाति पात तोड़ना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम नहीं कहें कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र एक साथ हो सकते हैं, चार रहेंगे। देखिए चार रहेंगे, ब्राह्मण नहीं हट सकता है, क्षत्रिय भी नहीं हट सकता है, वैश्य और शूद्र। शूद्र में जो जातियों का कंसेप्ट रखा है छोटा बड़ा ना, और जो उनको नीच दुष्ट बना दिया है ब्राह्मण से, उसके कंसेप्ट को तोड़ने के लिए भी हम तो करें कांग्रेस को पहल करनी पड़ेगी। कांग्रेस अगर जिस दिन पहल कर देगी इस चीज को ना, मैं सोचता हूँ उसको कोई भी भाजपा उसको शिकस्त कभी दे नहीं सकती है। शूद्र की मानसिकता को जो लोगों ने गंदी भावना से रखा है ना, हम तो कह रहे हैं शूद्र ही सबसे महान जो है। उसने देश की धरोहर को आज तक बचा के लाया है। जब बड़ी बड़ी कारीगरी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके देखे, मैं तो देख के दंग रह जाता हूँ। कौन बनाया है? शूद्र ने बनाया है ना सब। जितनी इंजीनियरिंग है, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब शूद्रों की देना है ना। लेकिन उसको नीच दुष्पापी क्यों कर दिया गया? और जो निठल्ला रहा है, परजीवी रहा है, ढोंगी रहा, सिर्फ बेवकूफ बना के हलवा पूरी खाता रहा, उसको हमने उच्च बना दिया। तो इस मानसिकता को बदलना भी हमें तो कहा है कि पीडीए को सबको एक बड़े बहुत बड़े पैमाने पर इसको पटल पर लाना पड़ेगा। उसी दिन भाजपा जो है धराशायी हो जाएगी। भाजपा जो जात की बात उठा रही, यही कारण है कि अब शूद्रों में चेतना आ रही है। शूद्र सवाल पूछ रहा है कि तुम उच्च कैसे, मैं नीच कैसे, बताओ। आज हम तुम्हें कान पकड़ के पूछेंगे, और नहीं बता पा रहे हैं। कोई नहीं बता। मैं तो आज 10 साल से पूछ रहा हूँ, एक भी नहीं बताने को तैयार है कि तुम उच्च कैसे, मैं नीच कैसे। भाग खड़े होते हैं, सामने बात करने को तैयार नहीं है कोई। तो इसको हम तो कह रहे हैं कि पीडीए हो चाहे कांग्रेस हो, इस पर भी बात करनी पड़ेगी, खुल के बात करनी पड़ेगी। हम जी डॉक्टर देवेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे ये जो शूद्र एकता है, बीजेपी जातिगत जनगणना क्या इसीलिए नहीं करा रही है कि उसको लगता है कि शूद्रों में एक हद तक चेतना आ गई है, और ये जो चेतना है कहीं ना कहीं वो शूद्र बहुसंख्यक है, और इनकी जो चेतना आएगी हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सारी संरचनाओं से बाहर हो जाएंगे। तो क्या ये जो तथाकथित पार्टी है जो जाति के जातियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, वो इस बात को समझती है कि हम अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को अगर ठीक से नहीं लड़ेंगे तो हम तमिलनाडु में जैसे शूद्रों ने हमको लपेट लिया या खत्म कर दिया, वैसे ही हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या बीजेपी की सोच ये है या इससे इतर है? इस पर मैं आपकी राय ये संदीप सर जो है, देखिए भाजपा की जो सोच है जो है, वो लोगों को बांट के रखने वाली सोच है, एकजुट करने की सोच नहीं है जो है। न वो पढ़ने देना चाहती है, न अधिकार देना चाहती है, न उनको एकजुट होना देना चाहती है। ये किसी भी तरीके से एकजुट नहीं होना देना चाहती कि आदमी एकजुट होकर के वो अपना अधिकार मांगे। लेकिन ये चीज हमको भी समझना होगा ना कि शिवशंकर जी हैं, चंद्रभूषण जी हैं, आप हैं, मैं हूं जो है। ये चीज हमको भी समझना होगा कि आखिर हमको अपने समाज को जागृत कैसे करना है, उनको अपने अधिकारों के बारे में कैसे जागृत करना है। इतने कांवड़ लोग गए हैं, सभी 90% ओबीसी, SC ST बिरादरी के गए हैं। हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम 4 लोगों में कितने लोगों ने एक भी आदमी को समझाने की कोशिश की कि भैया कांवड़ लेके मत जाओ, पढ़ाई करो और इसी में रोजगार मिलेगा और इसी में आपका अधिकार है। कितने लोगों ने बताने की कोशिश करी कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शिवशंकर जी बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूँ तो जो है कि यादव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये ब्राह्मणों ने बताया है ना हमको। सारा मनुस्मृति जो भरा पड़ा है जो है कि 3 दिन जो दूध बेचिए आप जो शूद्र हो जाएंगे जो है। ब्राह्मण वैश्य से करेगा तो आप जो है वो यादव की उत्पत्ति होगी। तो ये हमको अपने को और अपने समाज को समझाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जो भी परिवर्तन हो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। राहुल गांधी जी के अंदर, चाहे अखिलेश जी के अंदर आज जो वो पीडीए की बात कर रहे हैं, जिस भी कारण से कर रहे हो, जिस भी मजबूरी से कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हैं।
तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आदमी ये देखता है कि भाई अरे इन्होंने ये कर दिया, अब पूरा उनको करना चाहिए। अरे भाई उसने 10 कदम तो वो चला, तो हमें 10 कदम का स्वागत करना चाहिए। बाकी चीज हमें अपने समाज को समझाना चाहिए, अपने कमरे से बाहर आकर के जो समाज पाखंडवाद में लिपटा हुआ है उसको पाखंडवाद से बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए और अपने महापुरुषों के बारे में उन्हें बताना चाहिए कि देखो तुम्हारे जो महापुरुष तुम्हारे बारे में जो लिख के गए हैं सब सही लिखे हैं, और तुम्हारे महापुरुषों के बारे में इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या इन्होंने भ्रांतियां फैलाई हैं जो आपके महापुरुषों के बारे में। जी देवेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समय सीमा समाप्त, थोड़ा हम लोग इस सीमा को लांघ ही गए। आप सभी का धन्यवाद एक बेहतरीन चर्चा के लिए। आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे और साथ साथ बातें करते रहेंगे। जो भी मुद्दे हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं उन पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।